नमस्कार। दूरदर्शन में आप सभी बुद्धिजीवी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं युवा किसान और समाज सेवी श्री नीरज नयन जी। आपका स्वागत है। मोदी सरकार दूसरी बार आई है 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके और देश निरंतर प्रगति में है। बीच में कई बाधाएं भी आई हैं। दूसरे कार्यकाल का भी 1 वर्ष पूरा हो चुका है और ढेर सारी उपलब्धियां जो जन आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार ने इन 1 वर्षों में लाया है। आप मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष को किस रूप में रेखांकित करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मोदी सरकार जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे हैं। हम देखते हैं कि पूर्व की जो सरकार थी 5 वर्ष उन्होंने जो काम किया वो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किया। जो हमारे बेसिक कार्य थे हमने उसको किया, लेकिन द्वितीय पाली में नरेंद्र मोदी का दूसरा रूप दिखाई देता है जो वो अपने हृदय में सहेज कर रखे थे, जो भारत की जनता चाहती थी। उस जन आकांक्षाओं पर वो खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। उनकी बौद्धिकता इस रूप में बिखर रही है कि जो जो भारत की जनता चाही उसको उन्होंने 1 वर्षों में करके दिखा दिया है। और विस्तार से हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इसको हम देखते हैं तो जिस तरह से वो स्वच्छता से स्वस्थता की ओर जाने की बात करते हैं, स्वच्छता से स्वस्थता की ओर बढ़ते हुए जब हम उनको देखते हैं तो द्वितीय सरकार के काम में एक मंत्रालय, ऐसा मंत्रालय आता है जो नायाब मंत्रालय होता है, जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। आज विश्व जल की समस्याओं से जूझ रहा है। भारत में भी करोड़ों लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे देश में 2 लाख लोग प्रतिवर्ष गंदे जल की पीढ़ी के कारण बीमार हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। ऐसे में उन्होंने संकल्प किया कि हम देश की जनता को शुद्ध पेयजल देंगे और यह काम वो 2024 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। और मोदी जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के द्वितीय पाली में प्रथम वर्ष में ही वहाँ से 370 धारा और 35A की धारा को हटाकर और पूरे भारत से उन्होंने उसको कानूनी दृष्टि से भी समरस किया, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी समरस किया। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आप धारा 370 की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में थी, इस सरकार की प्राथमिकता में थी। शुरू के सरकार में वो कर सकते थे, लेकिन शुरू की सरकार में उन्होंने जन कल्याणकारी कार्यों को किया और जन आकांक्षाओं के कार्य को द्वितीय कार्यकाल में वो पूरा करने के लिए संकल्पित थे। धरा जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। वस्तुतः नरेंद्र मोदी एक महामानव के रूप में भारत में आए हैं और इस महामानव ने वो कर दिखाया जिसे करने की किसी में ताकत नहीं थी, किसी में क्षमता नहीं थी। धारा 370 को समाप्त करना उनकी प्राथमिकता थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां बलिदान हुए, जो वो चाहते थे कि हमारा भारत एक हो, समग्र भारत हो, उसको फलीभूत करके किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। अब एक देश का एक निशान, एक विधान और एक संविधान, एक प्रधान, ये नीति और ये सपना जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। आइए इस पर क्या विचार प्रकट करते हैं RDS कॉलेज में स्थानीय रामदयालु सिंह कॉलेज के प्रोफेसर श्री रजनीकांत पांडे जी। हम भी सुनते हैं। जैसा कि TH ग्रीन ने कहा है कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह मनुष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं की बाधा बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही हम इस वर्तमान सरकार की कार्यविधियों में देखते हैं। अगर हम इस सरकार के समस्त कार्यक्रमों को देखें तो उसका विश्लेषण करने के लिए हम इन समस्त कार्यक्रमों को 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर देख सकते हैं। पहला, जिसे हम आंतरिक मामले कह सकते हैं, दूसरा जो कि बाह्य मामले हैं। जहाँ तक प्रश्न आंतरिक मामलों का है तो निश्चित तौर से हम देख सकते हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने जनमानस को, आम आदमी को सशक्त बनाया है, उन्हें एक आवाज़ दी है
और उनको एक विकास के पहिए में कहीं ना कहीं जगह दी है कि वह भी अपना योगदान राष्ट्र के विकास में सुनिश्चित कर सकें। उदाहरण के तौर पर जनधन योजना, स्किल इंडिया और स्किल डेवलपमेंट की योजना, साथ ही साथ अगर हम देखें कि कैसे भारतवर्ष ने अपने आप को आर्थिक मामलों में सशक्त किया है, अनुच्छेद 370 का लोपन, जिससे जम्मू कश्मीर को 2 स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके वहाँ पर जिस तरीके की विकास के अवरोध थे उन्हें समाप्त किया गया और उन्हें भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो एक मेन स्ट्रीम का कॉन्टेशन है उसके साथ जोड़ा गया। अब अगर हम बात करें भारतवर्ष के इस सरकार के बाह्य मामलों की, तो हम देख सकते हैं कि जो परंपरागत विदेश नीति थी भारतवर्ष की, जो कि नॉन अलाइनमेंट की रही है, उसको बदलते हुए इस सरकार ने अब अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई। अब भारतवर्ष किसी भी वैदेशिक मामले में अपने आप को तटस्थ या आइसोलेट नहीं रखता है, बल्कि अब यह उन मामलों में अपने आप को शामिल करता है और एक नए विश्व के आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण, जिसमें भारत की हिस्सेदारी और सशक्त हो और मुखर हो और उसमें वृद्धि हो। अल्पसंख्यकों को मोदी सरकार ने बहुत महत्व दिया है और देश के अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है। आप इस पर क्या कहना? जितनी भी योजनाएं आई, कोई ऐसी योजना नहीं कि वो किसी के लिए व्यक्तिगत हो, जाति परक हो, संप्रदाय परक हो। वो सारी योजनाएं सबके लिए है, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति के लिए है। हाँ, अल्पसंख्यक समाज के महिलाएं जो काफी पीड़ित थीं, 3 तलाक की बात आप कर रहे हैं, बहुत दिनों से ये मुद्दा न्यायालय में पड़ा हुआ था। जब उनकी सरकार आई तो वो संकल्पित हुए, कानून मंत्री से कहकर उन्होंने इस विषय पर देखने को कहा। कानून मंत्री ने बताया कि 75% गरीब मुसलमान महिलाएं इस 3 तलाक से पीड़ित थीं, जिसका दंश नरेंद्र मोदी जी से देखा नहीं गया, इस सरकार से देखी नहीं गई और उन्होंने एक ऐसा कानून दिया जिससे मुस्लिम महिलाओं को निजात मिला है। एक अच्छा वातावरण दिख रहा है, महिलाएं खुश दिखाई दे रही हैं और इस सरकार को दुआ दे रही हैं। मोदी सरकार ने जो अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए कार्य किया, उस पर आइए हम डॉक्टर शिबतुल्लाह हमीदी, जो साहित्यकार भी हैं और बिहार विश्वविद्यालय में वो उपाचार्य के रूप में सेवारत थे और अवकाश ग्रहण किए हैं, उनके विचार सुनते हैं। मुसलमानों को देश की आज़ादी के बाद से आज तक अगर देखा जाए तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में उनकी सर्विसेज में जो रेशियो था वो संभवतः लगभग 1 से 1.5% के बीच में रहता था, जो आज लगभग बढ़ करके 8 से 9% के रेंज में जो लास्ट IAS का रिजल्ट हुआ है और भी सेंट्रल सर्विसेज के रिजल्ट हुए हैं, उसमें उनको भागीदारी 8 से 9% के लगभग माइनॉरिटीज़ को दिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी मदद है माइनॉरिटीज़ के लिए। दूसरी बात है कि फंड रेज में भी स्पेशल फंड दिया गया है माइनॉरिटीज़ को, उसको अपने इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, अपने कॉलेजेस खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, और आज के डेट में भी उनके एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इनकी गवर्नमेंट में, और इसके लिए फ़ंड लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ मुसलमानों के अंदर अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ानी होगी और मदद गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट तैयार है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी मदद किया है इन्होंने इस मामले में, और भेदभाव का तो कोई दूर का कोई सवाल ही इनके अंदर पैदा नहीं होता है, और चूँकि एक समान से देखने की दृष्टि इनकी है शुरू से। गाँव में जनधन योजना है या मकान जो भी गरीबों के लिए बनाया गया है, तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं देखा गया है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, क्रिश्चियन, कौन ईसाई है। एक समान नज़र से जो भी गरीब मिलता है जिसको मदद की जाती है, जिसमें चूल्हा उल्हा दिया गया, मकान बना के दिया गया गरीबों को 2-2 लेटरिन बाथरूम के साथ। तो ये भी, इसमें भी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में भी इनका बड़ा भारी योगदान है कि जब बेटियां जब पढ़ेंगी तो घर पढ़ेगा, घर बढ़ेगा तो खानदान बढ़ेगा। तो 3 तलाक पर
आज भी बहुत सारे कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो विरोध करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी छोटी सी जानकारी है कि 3 तलाक जो बिल पास हुआ है और जो अभी इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो वो वही बिल है जो प्योर इस्लामिक बिल है। उन्होंने विशेष नागरिक संशोधन विधेयक लाया जिसे CAA के नाम से जाना जाता है, और इसके कारण उन्होंने भारत में उन जो अल्पसंख्यक जो हमारे पड़ोसी देशों में रहते थे, वो अगर प्रताड़ना के दंश को झेलने के कारण भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भारत का दरवाज़ा खोला। इस संदर्भ में आपकी क्या दृष्टिकोण है? भारत की संस्कृति मानवीय मूल्यों की संस्कृति रही है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया। भारत जिस संस्कृति को जीता है, जिस मूल्यों को जीता है, हमारे पड़ोस के मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक लोगों को सताया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे में उन्होंने उनको भारत में नागरिकता देने की बात की, और ऐसे लोगों को हम नागरिकता दे रहे हैं तो हम एक बड़ा काम कर रहे हैं। हम अपना उदार हृदय दिखा रहे हैं। इसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। मानवीय मूल्यों पर आधारित यह संशोधन सराहनीय है। मोदी सरकार के सामने पहाड़ की तरह अनेक समस्याएं खड़ी हैं, क्योंकि विगत 7 दशकों में देश में जो भी समस्याएं हुई हैं उसमें से बहुत कम समस्याओं का निदान हुआ है, और छोटी समस्याएं भी इन 70 वर्षों में बड़ी समस्या बन गई है, जिसके कारण सामाजिक तनाव पैदा हुए। एक विवाद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का रहा है, जिस पर लगभग 7 दशक से भी ज़्यादा समय से न्यायालय में मामला लंबित था, और अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत का उसने निर्णय दिया, सरकार को निर्देश दिया कि मोदी सरकार उस पर एक निर्णय ले और एक उसका प्रारूप बनाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार और नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं के अनुसार वहाँ पर मंदिर ही बननी चाहिए। इस संदर्भ में नीरज नयन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें विश्व के स्तर पर आगे बढ़ना है, तो इसमें यह विवाद समाप्त हो जाए तो अच्छा था। निश्चित रूप से यह संजोग भी रहा इस कार्यकाल का कि राम मंदिर का समाधान, उस विवाद का समाधान हो गया। न्यायालय के द्वारा फैसला आया और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनने का जो जन आकांक्षा थी उसको पूरा कर दिया है। आज देश में भाईचारा है। जो विवाद गहराता जा रहा था, जो एक सांप्रदायिक तनाव दे रहा था, सहजता से, कितनी सहजता से यह फैसला देश ने लिया, और यह उनके नेतृत्व काल में हुआ, तो हम इसको बड़ी बात मानते हैं। सही कहा आपने नीरज जी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखें इस देश की नई कहानी। आइए इस विषय पर एक और विशेषज्ञ की राय जानते हैं। प्रोफेसर सौरभ राज जी से हम जानते हैं कि वो इस विषय में अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं। पिछले 1 वर्ष के NDA 2 के कार्यकाल को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व के हैं, जैसे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिससे जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए कई आयाम भी खुल गए, और सही मायने में जम्मू कश्मीर अब जाकर भारत का एक अभिन्न अंग भी बन गया। इसके साथ ही साथ इन्हीं 1 वर्ष में साहसिक कदम उठाते हुए समाज के एक खास समुदाय में व्याप्त ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों को खत्म करने का भी कानून आया, जिससे कि महिलाओं को समाज में न्याय और सम्मान दोनों मिल सके। बात करें अगर देश में फैले आतंकवाद की समस्या की, तो इस सरकार ने इसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लेकर के आए। इस एक्ट से आतंकवाद में लिप्त किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किए जाने और उसकी संपत्ति को जब्त किए जाने का अधिकार मिलता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इस एक्ट से आतंकी घटनाओं की स्पीडी जांच करने और आतंकवादियों को जल्द सजा दिलाने में भी इस एक्ट से मदद मिलेगी। सरकार का जो यह कदम है इस एक्ट को ले आने से, यह दर्शा रहा है कि मोदी सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत सरकार की पड़ोसी राष्ट्रों की रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करें
तो उनके अधिकार और उनके सम्मान की रक्षा के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले आया, CAA। और इस कानून के तहत पड़ोसी राष्ट्रों से प्रताड़ित होकर के आए जो भी माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्मावलंबी, इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस एक्ट में ये सारे प्रावधान हैं। लास्ट 1 ईयर में, इन्हीं 1 साल में राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया, जिसमें मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन भी किया, जो मंदिर से संबंधित हर निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होगा। कोविड-19 की अगर हम बात करें, जो अभी के समय में बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व की बनी हुई है और लगभग हर देश इससे प्रभावित है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों में इसे लेकर कोई एंजाइटी और कोई पैनिक की सिचुएशन ना हो, इसके लिए समय समय पर देशवासियों को संबोधित करते रहे, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा बना रहे। और इसका कारण इससे ये होगा कि संकट की इस घड़ी में हम सब देशवासी डट करके इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। तो ये थे प्रोफेसर सौरभ राज जी। देश के सरकारी 10 बैंकों को जोड़कर उन्होंने 4 बैंक बनाए और एक बड़ा फलक दिया उन सभी बैंकों को, ताकि हमारी आर्थिक समृद्धि को एक नया आयाम हो सके। इसी प्रकार आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक योजनाओं को मोदी सरकार ने और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने बनाया, ताकि इस देश का गरीब, इस देश का मध्यम वर्ग, इस देश का जो लघु उद्योगकर्ता उद्यमी है और इस देश का जो व्यापारी वर्ग है, उद्योगपतियों का वर्ग है, वो सभी लाभान्वित हो सकें। तो अर्थ के मामले में हमारा देश निरंतर प्रगति पर है। इस दृष्टि से जो सरकार ने काम किया है, आप उसे रेखांकित करें। इस सरकार ने भारत की तरक्की के लिए कई काम किए। आपने सही कहा कि बैंकों को मर्ज कर हम एक नई व्यवस्था बना रहे हैं। हम उसे अपने नियंत्रण में रखकर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोन की सुविधा बेहतर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना काल में एक विशेष पैकेज भी दिया है। किसानों को उन्होंने आर्थिक उत्थान के लिए किसान सम्मान निधि से भी नवाजा है। ऐसी कई योजनाएं हैं। स्टार्टअप, छोटे छोटे ठेला रेडी वालों के लिए भी लोन की व्यवस्था की है। नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार सभी के लिए चिंतित है और हर क्षेत्र में विकास चाह रही है। इस संदर्भ में भी काफी काम हो रहे हैं। आने वाला दिन हमारा समुज्वल होगा। आपको मैं बता दूं कि कई ऐसी योजनाएं चल रही है जो भारत को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने वाला है। और नए नए तौर पर हम देखें तो WHO में भी भारत का सम्मान बढ़ा है। वो इसी कार्यकाल का हिस्सा है जहां हमारे स्वास्थ्य मंत्री को WHO का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह भी एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, विश्व पलक पर हमारी बड़ी उपलब्धि है। मैं बता दूं आपको, और नेपाल तक जहां हम एक नई रास्ता बनाए हैं कैलाश मानसरोवर तक जाने का, वो भी हमारी उपलब्धि में गिना जा सकता है। हमने एक और रास्ता जो पाकिस्तान तक का था गुरुद्वारा का, उसको भी बनाया है जहां हजारों लोग जाते हैं। तो कई क्षेत्रों में हमने विदेशों में जाकर भी वो सड़क का निर्माण किया। ये भी मोदी सरकार की उपलब्धि में हम गिन सकते हैं। और बहुत तरह से आर्थिक सहयोग की, जो आर्थिक उत्थान की जो बात है, उस पर तो हमारी सरकार गंभीर है और आने वाले दिनों में वो आपको दिखाई देगा, फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा नीरज नयन जी ने कि किस प्रकार हमारी सरकार नए नए आर्थिक नीतियों के साथ देश के कल्याण के लिए, गरीब गुरबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आइए, रामदयालु सिंह महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर आलोक सिंह जी, हम इस संदर्भ में उनके विचार सुनते हैं। हाल में कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी इस देश में आई, इसके बावजूद अर्थव्यवस्था की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। हाल के वर्षों की जो सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है वह यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $500 बिलियन का है। यह एक बड़ी सुखद स्थिति है। भारत ने आर्थिक विकास की दृष्टि से दुनिया के बड़े देशों को पीछे किया, जिसमें चीन शामिल है। चीन से भारत की अर्थव्यवस्था हाल में लगातार आगे रही है आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से। आर्थिक वृद्धि के अतिरिक्त
प्रति व्यक्ति आय भी भारत में संतोषजनक स्तर पर रही। प्रधानमंत्री ने जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मुद्रा, इन 3 योजनाओं के जरिए विकास को समावेशी बनाने का प्रयास किया। जनधन के द्वारा गरीब से गरीब लोगों के खाते खोले गए, जो अपने आप में क्रांति थी, विश्व में अभूतपूर्व थी। आधार योजना के द्वारा गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया और मुद्रा योजना के द्वारा गरीब बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। इन सब से इसके अतिरिक्त जो छोटे, लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री ने समय समय पर अच्छी योजनाएं बनाई, जिससे कि उनमें विकास और तकनीकी उन्नयन दोनों सुनिश्चित हुआ। हाल में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के मध्य आत्मनिर्भर भारत की एक मुहिम चलाई है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। इसमें 12 ऐसे ग्रोथ एरियाज़ को, 12 ऐसे क्षेत्रों को पहचाना गया है जहां भारत में विकास की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इनमें खाद्य प्रसंस्करण, मशीनरी और वस्त्र उद्योग शामिल हैं। इन उद्योगों में न सिर्फ ये क्षमता है कि ये विदेशी आयात पर निर्भरता बंद कर दें, बल्कि बहुत अच्छे ग्लोबल सप्लायर्स यानी विश्व आपूर्तिकारक के रूप में भी उभरें। इन सब उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया जा सकता है। यह जो कोरोना काल के बाद का हमारी सरकार की योजना है, या कोरोना काल के मध्य में ही, अभी तो कोरोना संकट समाप्त भी नहीं हुआ, अब तो हम सभी कोरोना के साथ ही जी रहे हैं, केवल उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा पैकेज आया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो अमंगल में भी मंगल की सोच रखते हैं। भारत इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है, लेकिन मुझे एक ऐसा अभिभावक मिला, इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसके रहते मुझे लगा ही नहीं कि हम किसी सदमे में हैं, हम किसी कष्ट में हैं। वो बीच बीच में जिस तरह से दूरदर्शन पर आकर, टीवी पर आकर भारत की जनता के साथ संवाद किए हैं, इस महामारी से लड़ने की जो योजना बनाए, भारत की जनता उनके साथ खरा उतरा। उन्हें लगा कि हमारे साथ हमारा प्रधानमंत्री खड़ा है, हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, हम इसे निजात पा सकते हैं, इस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। और आज हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो जो कहा, भारत की जनता ने उसको अपनाया। और उन्होंने इतना तक कहा कि हम जब लॉकडाउन में आए थे, हमारे पास संसाधन कम थे, लेकिन आज हमारे पास इतना संसाधन है कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और इसी बीच उन्होंने एक बहुत बड़ी पैकेज की घोषणा की है। हम इससे उभरेंगे, निश्चित तौर से उभरेंगे। आर्थिक पैकेज जो उन्होंने दिया है, भारत की जनता उससे उभर कर दिखाएगी। हमारी सरकार ने न केवल अल्पसंख्यक को, न केवल बहुसंख्यक को, न केवल गरीब और मध्यम वर्ग को, बल्कि हमारी जो जंगलों में रहने वाली, सुदूर जंगलों में माइक्रो इंटीरियर में रहने वाली हमारी जनजातियां हैं, उन जनजातियों की भी परवाह की है। और उनके लिए भी विशेष रूप से सोचा है कि जो आज सारी दुनिया से कटा रहता है, जिसके पास कमाई के संसाधन बहुत कम हैं, शिक्षा का भी उनके पास अभाव है, वो भी कैसे आज देश के विकास में वो भी एक मुख्य धारा में आकर आगे आ सकें। इस पर हमारी सरकार ने क्या चिंता की है, हम नीरज नयन जी से जानते हैं। सही कहा आपने। मोदी सरकार ने जनजातियों के लिए भी एक बड़ा काम किया है। ब्रूरियान जनजाति समस्या इस भारत में 23 वर्षों से चली आ रही थी, जिस समस्या का समाधान उन्होंने कर दिया है। यह भी मोदी सरकार की एक उपलब्धि मानी जा रही है। उस जनजाति के लिए उन्होंने घर बनवाने की बात कही है। यह 34,000 घर जनजातियों के लिए, ब्रूरियान जनजातियों के लिए त्रिपुरा में बनवाए जा रहे हैं। यह समस्या 23 वर्षों से चलती आ रही थी। इतना ही नहीं, 2 वर्षों तक उन सभी परिवारों को, 34,000 परिवारों को 5-5 हजार रुपया 2 वर्षों तक प्रति माह दिए जाएंगे। राशन 2 वर्षों का फ्री होगा और घर बनाने के लिए भी आर्थिक सहयोग के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जनजातियों के प्रति भी हमारी सरकार की स्नेह दृष्टि है
और यह बड़ी बात है कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो लोग उपेक्षित रह गए थे, जिनकी समस्या इतने दिनों से चल रही थी, उस जनजाति के द्वारा भी आज इस नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई दी जा रही है, दुआ दी जा रही है। तो ये बड़ी बात है कि नीचे से लेकर ऊपर तक कोई ऐसा समुदाय नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं जो नरेंद्र मोदी से दुखी हो। नरेंद्र मोदी सबके लिए हैं, देश के लिए हैं। हम यूं कहें कि नरेंद्र मोदी विश्व के लिए। अंत में हम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिए हैं, तो उन्हीं की पंक्तियों के साथ, जिसे साकार रूप श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। अटल जी कहते हैं कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को बहुत आभार प्रकट करता हूं। दर्शकों को नमस्कार।